नमस्कार। 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, पर उससे पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एलजी को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी कैसे बेदम हो गई है, बताएंगे आपको। साथ ही चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में गठबंधन को लेकर कहां पेच फंस गया है, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की डील को लेकर एक बार फिर से बैठक हुई है। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया और आप सांसद राघव चड्ढा के बीच हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका है। साथ ही महाराष्ट्र पर भी अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को और पूरी आम आदमी पार्टी को बेदम कर दिया? देखिए, एलजी के पास शक्तियां दी गई है और ये फैसला केंद्र सरकार का है। राष्ट्रपति के पास ये सारे अधिकार थे आर्टिकल 239 के तहत, उसके सेक्शन 45D के तहत ये सारे अपॉइंटमेंट्स का अधिकार राष्ट्रपति के पास। नया नोटिफिकेशन जो आया है उसमें राष्ट्रपति महोदया ने अपने इस अधिकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर को डेलीगेट कर दिया है। अब तमाम अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एलजी करेंगे। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। बवाल काटेंगे ये लोग कि हमसे अधिकार छीन लिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। ये कानून के हिसाब से बिल्कुल सही फैसला है। ये कानून बनाने की आवश्यकता भी क्यों पड़ी? वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार को अपनी बपौती समझ ली थी। अपने दोस्त यार, नेपोटिज्म की पराकाष्ठा, जिसके नजदीक के लोग हैं तो किसी की बीवी, तो किसी की भाभी, किसी का देवर, किसी की फूफू, किसी की मौसी, तमाम लोगों को लाख लाख, 2-2 लाख हर जगह अपॉइंटमेंट किए जा रहे थे। अलग अलग कमीशन बना दे रहा था, तो कभी कुछ कर दे रहा था। अब ये अधिकार जो 2023 के अमेंडमेंट एक्ट के जरिए छीना गया है, उसी के ऊपर नोटिफिकेशन निकला है। तो ये एक अच्छा फैसला इसलिए माना जाएगा क्योंकि जिस तरीके से अधिकार देने के बाद ये पागल हो गया था केजरीवाल, उस तरह के पागलपन को रोकने की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी। कि कहीं, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का ये वायरस है। देखिए हिमाचल में क्या हो रहा है। यही राहुल गांधी जो है नकलची बंदर की तरह जो है, आपको जब आप किसी चीज की कॉपी करते हैं तो उसमें थोड़ा अकल लगाने की भी आवश्यकता होती है। आप ये फ्री, वो फ्री, सारा कुछ कर दिया। कर्नाटक बर्बाद हो रहा, तेलंगाना बर्बाद हो रहा, हिमाचल में सैलरी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि ये वायरस है कि भाई फ्री की राजनीति, उससे चुनाव जीत सकते हैं, आपने कर दिया। ये दूसरा वायरस है जिस पे लगाम लगाने की आवश्यकता थी। मालूम चलेगा कि जिसकी सरकार बनी उसके खानदान के लोग हर जगह बैठे हुए, उसके दोस्त यार हर जगह बैठे हुए। ऐसे देश चलेगा? तो एक सही फैसला है और इसमें बेदम होने वाली जहां तक बात है, क्योंकि ये मार ऐसी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता तो बयानबाजी भी कर रहे हैं। क्या ये इसका विरोध अभी और बढ़ेगा? अगर देखा जाए तो ये लोग विरोध करने के अधिकारी नहीं हैं और इस मामले को बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि इस मामले को दूसरे स्तर पर ले जाया जाए। यानी कि ये डेमोक्रेसी की बात करेंगे जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि अगर गवर्नर ने कोई सवाल उठा दिया, चाहे केरल के, चाहे पश्चिम बंगाल के या कर्नाटक के, इन गवर्नर ने अगर सवाल उठा दिया किसी बिल के ऊपर कि ये बिल सही नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में है का ये लोग नारा लगाने लगते हैं। तो ये इस मुद्दे को खींचने की कोशिश करेंगे कि देखिए एलजी अब दिल्ली पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है। इन लोगों का तरीका यही रहा है शुरुआती दौर से कि अरविंद केजरीवाल हमेशा चुनाव से पहले ये कोशिश करते हैं कि मेरी नाकामी जो है
वो मेरी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार और एलजी की है। हम जो काम नहीं कर सके वो काम हमें करने नहीं दिया गया, और जो काम हो चुका है उसमें इन लोगों की कोई भूमिका नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी भूमिका है। चाहे केंद्र सरकार के पैसे से कोई प्रोजेक्ट यहां चल रहा हो, या फिर यहां डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, या एलजी घूम घूम कर चाहे वो कूड़े के वेस्ट जो हैं उसके निष्पादन के लिए नए प्रोजेक्ट ला रहे हों, ये सारे मामले ये अपने तरफ खींच लेता है, और उसके बाद जो नाकामी इसके सर मढ़ी जाती है उसको कहता है केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। ये भ्रमित करने की कोशिश है। लेकिन सिर्फ एक ही मामला नहीं है। एलजी के पास जो ही पावर आया है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के अपने लोग जिसको ये सेट करता था, ये लोग क्यों इनके साथ खड़े रहते हैं? क्योंकि दिल्ली की सरकार में प्रॉफिटेबल पद कौन सा है? ये 7 मंत्री। 7 मंत्री में से एक तो मुख्यमंत्री खुद होता है, 6 मिनिस्ट्री देंगे। 6 मिनिस्ट्री के अलावा और अपने जो दिल्ली के नेता है उसको कहां पर सेट करेंगे? उसके लिए इन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि स्वाति मालीवाल को देखिए। स्वाति मालीवाल पहले न सांसद थी न विधायक थी, इतने दिनों तक राजनीति में रही, अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे चलती थी। उसे क्या बनाया गया? महिला आयोग का, दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे अरविंद केजरीवाल के जितने लोग हैं, किसी को ग्रीवांस सेल में, किसी को एमसीडी के बोर्ड में, किसी को अलग अलग जगह के समितियों में, कमेटियों में, डिपार्टमेंट्स में सेट किए जाते थे। अब वो लोगों को लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का सचिवालय पर से वर्चस्व खत्म, बोर्ड पर से खत्म, और ये 2.5 लाख 3 लाख की सैलरी लेने वाले ये लोग ये अरविंद केजरीवाल को अब आंखें दिखाएंगे कि तुम्हारे साथ रहने से अब फायदा क्या है? हम कारपोरेटर बन नहीं सकते, विधायक बन नहीं सकते, सांसद बन नहीं सकते, तो राजनीति में हम इतना मेहनत करें और प्रॉफिट लेने के लिए तुम लोग बैठे रहो। तो अब ये जंग आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात से शुरू होगी कि एलजी सारे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, वो निष्पक्ष तरीके से एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, और वहीं से फिर इन बोर्ड्स में डायरेक्टर्स की नियुक्ति भी होगी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि एलजी का पावर बढ़ेगा, वैसे ही आम आदमी पार्टी के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई दिल्ली की, लेकिन हरियाणा चुनाव से पहले क्या कुछ चल रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेच कहां फंस गया है? देखिए, कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। 2-3 चीजें समझ लीजिए। बयान किसका आ रहा है? सुशील गुप्ता का। क्यों? उसने कहते 90 के 90 सीट पे हमारी तैयारी हो गई है। तैयारी क्या हुई है? टिकट बंटवारा कर दिया होगा, पता नहीं किससे किससे पैसे ले लिए होंगे कि भाई हम तो 90 सीट पे लड़ेंगे। भाई आम आदमी पार्टी को समझिए, वहां जीतना है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आ जाते हैं सामने कि भाई हमको जो है टिकट दे दो। तो ये काम तो हर जगह होता है, आम आदमी पार्टी के लोग ही बोलते हैं पैसे लेकर के। ये सुशील गुप्ता ये जब बना था राज्यसभा का सदस्य, इसके ऊपर भी यही तो दिक्कत था कवि कुमार विश्वास का कि भाई 35 करोड़ रुपए लेकर के जो है ये राज्यसभा गया था। तो ये माल वाल तो सभी लोग खा लिए। इसके तो कई सबूत के वीडियो भी आ चुके हैं। वो तो खा चुके हैं। ये तो आरोप ये लोग लगाते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग लगाते हैं। अब पैसा आ गया, राहुल गांधी ने एक तुर्रा छोड़ दिया। तुर्रा क्या छोड़ा कि क्या हम लोग लड़ सकते हैं, वो नहीं लड़ना चाह रहा। ये क्यों? ये तुर्रेबाजी क्यों? ताकि राहुल गांधी ये इमेज पोर्ट्रे कर सके कि राहुल गांधी इज ए वेरी इंक्लूसिव काइंड ऑफ लीडर। ये सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। क्या मीटिंग में हुआ? जैसे ये किया गया, हुड्डा साहब ने कह दिया कि नहीं भाई ये 2-3 पर नहीं मानने वाला है, बहुत मांग रहा है। तो थ्योरी उठाई गई, 10 मांग रहे हैं, 7 मांग रहे हैं, ये मांगा जा रहा है, वो मांगा जा रहा है। हुड्डा भी देने नहीं चाहते और बातचीत करने के लिए कमेटी बना दी। किसकी कमेटी बना दी? एक बाबरिया जो रोज, वो दिल्ली का भी इंचार्ज है, हरियाणा का भी इंचार्ज है, वो रोज केजरीवाल को गाली देता है। दूसरा मेंबर बना दिया अजय माकन को। अजय माकन वो है जिसके चक्कर में वो जेल के अंदर है शराब घोटाले में। शराब घोटाले का ओरिजिनल कंप्लेनेंट अजय माकन है। और हुड्डा जो शुरू से ही कह रहा है कि जो तो राहुल गांधी के सामने उसने कह दिया
कि भाई इनके साथ नहीं करना है, लेकिन वो इमेज पोर्ट्रे करना है कि भाई राहुल गांधी इज ए ग्रेट लीडर, वो सबको इंक्लूसिव जो है लेकर के चलते हैं। तो ये एक इट्स ए नॉन स्टार्टर फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आम आदमी पार्टी को भी मालूम है कि उसकी सरकार नहीं आने वाली है, कोई जीतने वाला नहीं है कि, लेकिन पार्टी जब होती है, जब टिकट बंटता है तो माल आता है, तो माल किसको पसंद नहीं है। और 10 में से 2-3 जीत भी गया तो कौन सा उसमें हवाई किला जो है वो बना लेंगे, कौन सा सुशील गुप्ता को जो है वो बहुत बड़े कोई मंत्रालय मिल जाएगा। तो ये बेकार की बातें हैं। कोई गठबंधन न था, न है, न आगे होने वाला। लेकिन ऐसे में तो एक सवाल सर खड़ा होगा कि क्या माल ज्यादा आ गया, डील ज्यादा हो गई है, तभी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी की डिमांड अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के अंदर हरियाणा से चलता हुआ दिल्ली और उधर पंजाब पहुंच गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं कि जो डिमांड इनकी है कि हरियाणा के वो बॉर्डर वाले विधानसभा क्षेत्र जो कि दिल्ली से लगता हो और जो पंजाब से लगता हो, वहां पर हमें चुनाव लड़ने का दिया जाए। और इसलिए इन लोगों ने दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर इलाके मांगे कि हमारे पास दिल्ली में सरकार है तो उस संसाधनों का उपयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही पंजाब बॉर्डर की बात आई, इनके गठबंधन की बात आई, पंजाब से गूंज सुनाई देने लगी कांग्रेस के अंदर से। प्रताप सिंह बाजवा कोई छोटे मोटे लीडर तो है नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने कह दिया आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके बहुत बड़ी भूल होगी कांग्रेस अगर हरियाणा में करती है तो। क्योंकि पंजाब में वो विरोध कर रहे हैं, हरियाणा में सपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली में विरोध कर रहे हैं। ये दोनों जगह से बीच में हरियाणा में गठबंधन होना ज़्यादा ड्रास्टिक होगा इन लोगों के लिए। इसीलिए चर्चाएं अभी जैसी चल रही है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी गठबंधन होना इतना आसान नहीं है। अगर ये लोग सारी मोरालिटी खो ही दे तो फिर हो सकता है राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। ये स्थितियां हैं। और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है सर? और महाराष्ट्र में तो चाचा भतीजे का खेल चल रहा है। जो स्थितियां हैं, उद्धव ठाकरे के ऊपर सबको अब तरस आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे इतने बेइज्जत होकर शरद पवार के पास जाते कैसे हैं। क्योंकि शरद पवार बार बार कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाया जाएगा, कांग्रेस को सीएम बनाया जा सकता है, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगी उसका बनाएंगे। उसमें भी क्या कह रहे हैं, हम तीनों तो गठबंधन में हैं ही, लेकिन वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, उन लोगों का भी थोड़े थोड़े क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वर्चस्व है, वोट है, तो उन लोगों के साथ भी गठबंधन करेंगे। मतलब शरद पवार को तो ये पता है कि हम इतना ज्यादा सीट की डिमांड नहीं कर सकते, तो उन सीटों में से कुछ सीटें इन लोगों को बांट दो, उद्धव ठाकरे को कमजोर कर दो। और वही स्थिति अजीत पवार यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग करने में लगे हैं। 21 सीटें तो ऐसी है जहां पर अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के नेता दोनों टक्कर में थे पिछली बार, और इसीलिए अजीत पवार जो बार बार बार्गेनिंग करने पहुंचते हैं, सीधे तौर पर कह दिया गया है तुम्हारी पार्टी के समर्थकों ने लोकसभा में भी वोट नहीं दिया, तुम्हारी पार्टी के लोगों ने आज भी जो स्थितियां बन रही है महाराष्ट्र में विधानसभा में भी तुम्हें वोट दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। तो हम सहयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शरद पवार को तोड़कर तुम इधर आए थे, लेकिन इसका फायदा नहीं उठाने देंगे। इसलिए अजीत पवार भी परेशान चल रहे हैं कि अब क्या करें आगे, अब इधर जाएं या उधर जाएं। यानी महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा से पहले अभी बहुत सारी स्थितियां बदल सकती हैं। बिल्कुल, कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ही विरोध ना कर दे, विद्रोह की स्थिति तो दिख रही है। देखिए, एक कहावत हम लोग कहते हैं ना, घर का ना घाट का, वही हाल अजीत पवार का भी होगा और वही हाल उद्धव ठाकरे का भी होने वाला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को बेदम कर दिया है और आप और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है। हालांकि पहले ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस 7 सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है। तो यहाँ भी विपक्ष बेदम है और महाराष्ट्र में भी विपक्ष का हाल बुरा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।